Hello, my dear students. So, in previous lecture, we had seen the some of the basics of refraction, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है. सो क्या होता है रिफ्रैक्शन की व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स. सो दिस फिनोमिना इज बेसिकली नोन एज अ रिफ्रैक्शन. फिर हमने क्या देखा था कि बेंडिंग कहाँ कहाँ होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है. सो कहाँ पे बेंडिंग होगी ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एन से डिनोट करते हैं. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि आपका मीडियम कितना रेयर है और कितना डेंस है वो बताता है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो मीडियम ज़्यादा डेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कम डेंस. तो हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था कि कौन सा रेयर होता है कौन सा डेंस होता है. फिर हमने ये देखा था कि अगर रे रेयर से डेंस में जाती है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंस से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है. ठीक है. सो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है. अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या हुआ था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. चलो. सो पहला जो लॉ है जो रिफ्लेक्शन में था और यहां पे रिफ्रैक्शन में आएगा, एक लॉ दोनों में सेम है. कौन सा? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल all lies in same plane. ये हमने ऑलरेडी देख लिया इसको. ठीक है. तो जो लॉ रिफ्लेक्शन में है वही लॉ हमारे रिफ्रैक्शन में भी है जो कॉमन है. अब यहां पे देखो रिफ्लेक्शन में क्या था. इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन the angle made by incident and reflected ray are same. सपोज कि ये 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री ही मिलेगा हमको. ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था. किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था. बट यहां पे रिफ्रैक्शन में ऑब्वियसली देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. सो ये होगी बेंडिंग ऑफ लाइट. सो ऑब्वियसली यहां पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम नहीं होंगे. यहां पे दोनों एंगल सेम नहीं होंगे. सो यहां पे हम सेकेंड लॉ बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसे नहीं बता सकते कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर सेम. तो सेकेंड लॉ जो है वो इसका ये है और इसमें ये हो जाएगा कि ये एंगल भी सेम नहीं है. तो क्या है? हाउ कैन वी फाइंड द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल. यस. सो सेकेंड रूल इज सेज इट इज अबाउट अ स्नेल्स लॉ. देखो बुक में क्या लिखा है कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, ये दोनों के साइन का अगर रेशियो करते हैं सो यू विल ऑलवेज गेट n/1 विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ऐसा सेकेंड लॉ में लिखा है कि इधर मैं लॉ पढ़ रहा हूं बुक में से, अच्छे से देखो. सेकेंड नंबर का लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन है उसका जो रेशियो है वो ऑलवेज रहता है कांस्टेंट. रिमेंबर दैट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट आई एंड रिफ्रैक्शन आर द एंगल्स दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल. है ना. ये इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो है हमारे आई और आर. सो बुक में ये बोला है कि इन दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की जगह हमने लिख दिया n/1. क्यों? तो अगर आपको 2 मार्क्स में अगर ये पूछा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको सिंपली ये 2 लिख देना है
सेकंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये समझो कि बुक में लिखा है कांस्टेंट और हमने कांस्टेंट की जगह लिख दिया n21। क्यों? तो पहले ये देखो कि n21 क्या है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दो टाइप से मेजर हो सकते हैं। एक होता है रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक होता है रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो तो रिस्पेक्टिव पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का खुद का होता है। कोई अगर पूछे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे, तो उसका फॉर्मूला है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे, उसका एक फॉर्मूला है। मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने की फॉर्मूला है n इज इक्वल टू c बाय v। अब मान लो कि ये जो रे है ये यहां से यहां तो आ गई, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में आ गई, तो वो रे ने थोड़ा डेविएशन किया, तो उसके साथ साथ रे की कितनी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। देखो एक जो रे होता है ना उसके साथ कितनी कितनी क्वांटिटीज होती है। तो एक रे के साथ होता है उसकी वेलोसिटी, फिर आता है उसका वेव और फिर आता है उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये मीडियम नंबर 1 है, तो यहां पे रे की जो वेलोसिटी है वो होगी सपोज v1, और ये मीडियम नंबर 2 है, तो यहां आने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सपोज दिस वेलोसिटी इज v2। ठीक है, चलो तो अगर तुमको ये बोला हो कि इसके मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई अगर ऐसा बोले कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, सो n वाटर इज इक्वल टू c। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों की स्पीड हम ऑलमोस्ट सेम लिखते हैं। कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो c की वैल्यू तो सेम ही रहेगी हर बार। तो n वाटर इज इक्वल टू c जिसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸, और बाय v पानी में रे की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रे इन वाटर। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अ रे हैज अ स्पीड ऑफ दिस इन वाटर, मतलब तुमको वाटर में पानी की रे की स्पीड दे रखी है, सो ये डिवाइड बाय वेलोसिटी, दोनों को डिवाइड करोगे तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर तुम्हें कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू c बाय v कैरोसिन। ठीक है, तो ये हो गया, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया। देखो मे बी नहीं, कंफर्म आपकी बुक में एक सब कुछ भी नहीं दिया है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि किसी की कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि कोई बोले कि भाई पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसा नहीं सिर्फ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो गया। बट अगर कोई ऐसा पूछता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट
विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहां पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT। देखो रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में विथ रिस्पेक्ट टू आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर ऐसा पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, बस बात खत्म, तो ये। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको लिखेंगे n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको लिखेंगे n/1। क्या लिखेंगे इसको? n/1। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि किसको क्या लिखते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हम यहां पे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखने का ऑलवेज पीछे। तो ये हो गया हमारा n/2, ये भी आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, अब दोनों की फॉर्मूलाज। अगर कोई ये पूछे कि ये फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो फाइंड करो, तो पहले ये लिखना है कि n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली n/1 का फॉर्मूला याद रखो, n2/n1। ये फॉर्मूला हमने लिखा n के टर्म्स में, सेम फॉर्मूला हम v के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम यूज करें कि देखो यहां पे लिखता हूं, यूज n2 इज इक्वल टू c बाय v2 एंड n1 इज इक्वल टू c बाय v1, है ना। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे यूज करो तो n2/n1 करो, चलो n2/n1 तो क्या हो जाएगा? c बाय v2 बाय c बाय v1, c कैंसिल, v1 चला गया ऊपर, v2 आ गया नीचे, तो n2/n1 हो गया v1/v2। तो n2/n1 को हम v1/v2 भी लिख सकते हैं। सो सेम फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना है n/1, ये फॉर्मूला हम दो मैनर में लिख सकते हैं। ठीक है, सेम अगर कोई ये पूछे कि n12 का फॉर्मूला क्या होता है, तो n12 भी हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, n1/n2 और इज इक्वल टू हो जाएगा v2/v1। अगर n का फॉर्मूला n के टर्म्स में लिखना है तो जो पहले उसको आगे लिखो, जो पीछे उसको नीचे लिखो, और अगर v के फॉर्म में लिखना है तो उल्टा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा ये जो है हमारा रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ, उसमें n/1 था। तो अब हमें पता चल गया कि n/1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो साइन i बाय साइन r। अब n/1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अभी मैंने आपको पढ़ा कि n/1 की जगह लिख सकते हैं n2/n1। n1 को ले जाओ ऊपर यहां पे, तो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। ये हो गया मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला। हमने क्या देखा था कि रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग हो जाते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये फॉर्मूला से, मोस्ट टाइम पे। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला को? स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दूसरा वाला जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं उसको। तो यहां पे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके दो टाइप है, एक हमारा ये वाला टाइप है और एक हमारा ये वाला टाइप है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये सारे कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, now what happens when we pass our ray from the rectangular slab? तो देखो, suppose this is the slab having the outer medium, let's say this is the medium number 1. ये अंदर जो मीडियम होता है वो हो गया हमारा मीडियम नंबर 2, और नीचे तो अगेन हमारा वही का वही मीडियम आ गया, तो अगेन मीडियम नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा लाइट रे है विच इज इंसिडेटिंग ऑन द सरफेस. सो ऑब्वियसली दिस इज द इंसिडेंट रे. मान लो ये है रेयर मीडियम, ये है डेंस मीडियम, अगेन ये हो जाएगा रेयर मीडियम. सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस. अब रेयर टू डेंस से पहले ये देखो कि लाइट को एक्चुअली में हमने कौन सी डायरेक्शन में इंसिडेंट किया था. हमने ये डायरेक्शन में लाइट को भेजा था. ठीक है, बट यहां पे अब मान लो कि रेयर से डेंस में जा रहा है तो थोड़ा डेविएशन होगा. कहां होगा डेविएशन? टूवर्ड्स द नॉर्मल. आ गया, हमारा रे जो ऐसे जा रहा था वो थोड़ा डेविएट हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो ये हो गया हमारा यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल आर. अब देखो क्या होगा यहां पे. यहां पे अगर मैं फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूं तो अब ये रे जो ऐसे आई है वो यहां पे बनाएगा अगेन नया इंसिडेंट एंगल. क्या होगा? यहां पे नया इंसिडेंट एंगल बनाएगा. नाउ द रे इज पासिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, सो नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो अवे जाएगा नॉर्मल से, तो ऐसे. ठीक है, सो ये हो गया अगेन हमारा नया रिफ्रैक्टेड एंगल, ये वाला. ठीक है, नाउ वी कैन सी कि ये जो फाइनली जो रे निकला उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे. ऑलवेज रिमेंबर कि यहां पे टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है, यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है. ठीक है, पहले जो मीडियम में था लास्ट में वही मीडियम में आ गया. सो जो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन था और हमारा एमर्जेंट रे है, ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल ही ट्रैवल करेंगे. मतलब दोनों डायरेक्शन ऑलवेज एक दूसरे की कैसी होती है? पैरेलल ही होती है. ये तुम्हारी बुक में दिया है फिगर 9.9 में. बस हमने ऊपर से रे को इंसिडेंट किया है, इन लोगों ने साइड में से किया है. बाकी आप ये ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. दिस इज द एग्जैक्टली डायग्राम ऑफ योर फिगर 9.9. रे को हमने यहां पे इंसिडेंट किया था और वो थोड़ा साइड में से निकला, मतलब रे थोड़ा शिफ्ट हो गया. सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. क्या बोलेंगे इसको? लेटरल शिफ्ट. ठीक है, चलो अब यहां पे तुमको एक इक्वेशन नंबर 9.11 दी है कि n12 इज इक्वल टू 1/n21. इसको समझते हैं क्या होता है भाई. n12 क्या होगा? फॉर्मूला n1/n2. n21 क्या होता है? n2/n, है ना, सीधी सी बात है.
अब इसको मैं अगर उल्टा करूँ कि भी 1/n21 करूँ तो क्या हो जाएगा, n1/n2, है ना। इसको हमने क्या क्या दोनों साइड उल्टा कर दिया। अब ये और ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम, ये सेम है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड सेम है तो हम दोनों लेफ्ट को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, n12 इज इक्वल टू n12 इज इक्वल टू 1/n21। ये तुम्हारी बुक का है फिगर इक्वेशन नंबर 9.11। अब देखो यहां पे एक और नीचे के पैराग्राफ में आपको एक फॉर्मूला दिया है कि n32, चलो भाई n32 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब डायरेक्ट मीडियम 3 और मीडियम 2 लिखा है, मतलब कहीं पे मीडियम 1 भी होगा, मतलब रे जो है पहले मीडियम 1 में जा रहा है, फिर मीडियम 2 में जा रहा है, फिर मीडियम 3 में जा रहा है, ऐसा कुछ केस है। चलो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है n3/n2। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे n1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये दोनों को मैं करता हूं इंटरचेंज, तो n32 क्या हो गया, n3/n1 इंटू n1/n2। तो अब n32 क्या हो गया, n32 इज इक्वल टू, देखो इसको लिखेंगे n31 और इसको लिखेंगे n12, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है कि n32 मतलब n31 इंटू n12, ऐसे भी ये फॉर्मूला आप बना सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम के बाजू में यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्रॉस बस, हाँ ये वाला, ठीक है। चल अब पेज टर्न करो। रिफ्रैक्शन की एक और इफेक्ट, ठीक है, देखो बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, मैं थोड़ा पैरेलली नीट के भी आपको टॉपिक्स कवर करवा रहा हूं। चलो, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में होगा तो क्या होगा, जैसे कि यहां बुक में जो एग्जांपल दिया है वो, मान लो कि ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये क्या है, वाटर टैंक। अभी उसमें वाटर टैंक में सबसे नीचे हमने रखा है यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर कहां है, बाहर। सो दिस इज द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर एयर में है, तो मान लो कि ये एयर, जिसको हम रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में है जो कि डेंस है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर, when object and observer both are in different medium, in that case इसको, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखेगी, इमेज ऑलवेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स अपवर्ड। इमेज जो है वो ऑलवेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये रेड कलर की जो है वो है आपकी इमेज, ये क्या है आपकी इमेज। तो अब देखो यहां पे डिस्टेंस गिनना है हमें कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे हो सकता है, इमेज कितना ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब सेम केस हम दूसरा देखते हैं। सपोज ये लेक है
और यहां पे है फिश, और फिश है हमारा ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड को। बर्ड हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये केस में क्या हो गया भाई, ये केस में ऑब्जर्वर जो है वो डेंस में है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है। अगेन ये है वाटर और ये है एयर। अगेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम। तो यहां पे भी उसको बर्ड कहां दिखेगा, ऑब्वियसली उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी ऊपर। सो दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मीडियम में होंगे तो ऑलवेज आपको इमेज में शिफ्ट मिलेगी। योर इमेज विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड अपवर्ड, है ना। तो अब इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट कि हाइट ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे टॉप मोस्ट सरफेस से, यहां से। तो ये जो पूरा हाइट है ये हो जाएगा हाइट HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं रियल डेप्थ। क्या बोल सकते हैं, रियल डेप्थ। और ये हो गया हमारा HI, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो सेम केस में यहां पे होगा जो टॉप मोस्ट सरफेस है वहां से देखेंगे, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज, तो एक फॉर्मूला याद रखो, HI/HO इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट। HI/HO इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है। दोनों ही टाइप के केस के लिए आंसर आ जाएगा एक ही फॉर्मूला में, बस फॉर्मूला को समझो। बाकी तो ये थियरी अगर तुम अच्छे अच्छे क्लासेस के मॉड्यूल में देखने जाओगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी थियरीज है। मैंने शॉर्ट में एक फॉर्मूला में 3 पेज उड़ा दिए। देखो मतलब HI/HO क्या है वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि सरफेस से ये हाइट और सरफेस से ये हाइट। एन ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये केस में ऑब्जर्वर है हमारा बाहर, मतलब बाहर मतलब एयर में है, तो यहां पे हो जाएगा एन एयर बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी पानी में है तो एन वाटर। अगर ये केस में लिखते तो HI/HO तो समझ में आ गया, एन ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर पानी में है तो यहां पे लिखेंगे एन वाटर और यहां पे लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा एयर में तो हो जाएगा एन एयर। रेडी। अगर एग्जाम में ये पूछते कि इमेज कितनी शिफ्ट हुई, तो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस जो कि हो जाएगा HO-HI, जिसको हम बोलेंगे शिफ्ट। यहां पे मैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर भी हम शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां गई, तो शिफ्ट कितना हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। ये केस में शिफ्ट हो जाएगा HI-HO। सो अगर आपको शिफ्ट पूछा है तो ये फाइंड करना है, ये और ये। ठीक है, ये फॉर्मूला से HI और HO की वैल्यू फाइंड करके बस HI-HO करोगे तो आपको ये केस की शिफ्ट मिलेगी, और HO-HI करोगे तो ये केस की शिफ्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज के केस में, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अभी इसका एक और बाकी रह गया पॉइंट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसका एक न्यूमेरिकल भी है। सो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।